Auzubillahiminash-shaitanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. I welcome to all of you on the platform of CSS Greensby. This is going to be the session on the preparation for Inspector Inland Revenue, which is the post of BPS 16 announced by FPSC, and it consists of 492 posts. My name is Agha Shahryar Khan. I belong to the 48th CTP and currently allocated in Pakistan Audit and Account Service. आज के जो ये डिटेल सेशन है जिसको हमने नाम दिया है ओरिएंटेशन सेशन बोल दें, डेमो सेशन बोल दें, प्रिपरेटरी सेशन बोल दें, आप जो भी कहें, ये जो आज का पूरा सेशन है इसके अंदर या इसका एजेंडा क्या है, सबसे पहले मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। आज के एजेंडा में स्टार्ट में हम सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कोर्स को डिस्कस करेंगे कि वो बच्चे जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही उनका अपना मसला हो सकता है। पहले आप लोग मुझे बता दें, सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सबको क्लियर है? सब ठीक है? अच्छा जी, आज के जो एजेंडा है स्टार्ट हम करेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कोर्स, यानी वो बच्चे जो हमारा प्रिपरेटरी सेशन ज्वाइन करेंगे या हमारे कोर्स के फीचर्स क्या होंगे वो पहले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल डिस्कशन करेंगे सिलेबस के ऊपर कि अगर आप इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि 20% ऑफ सिलेबस है, उन चीजों में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वो जो प्रोफेशनल पार्ट है उसको आपने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में किस तरह डिवाइड करना है उसको हम देखेंगे। देन हम देखेंगे एक लेक्चर होगा हमारा इनकम टैक्स के ऊपर आज ही के सेशन के अंदर, टेक्निकल लेक्चर है, ठीक है, जिसमें अंदर सर मोहसिन जो है वो आपको कुछ क्लॉजेस, कुछ सेक्शंस के बारे में बताएंगे, आपको टाइम टेबल बताया जाएगा रेगुलर क्लासेस का, और एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अगर इस पूरे लेक्चर के दौरान भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं चैट के दौरान। एंड में आपको इजाजत भी दी जाएगी कि आप जो है वो अपना माइक खोल के ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकें। जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही, वहां पे माइक का ऑप्शन होता है जूम के ऊपर, उसको आप क्लिक करें तो आपको आवाज आ जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। बट हर सेशन के स्टार्ट में मैं एक बात बोलता हूं, आज भी एक बात बोलूंगा। इस सेशन का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को इस बात पे कन्विंस किया जाए कि आप हमारा प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन करें। इस सेशन का मकसद यह है कि वो बच्चे जो इसकी अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और ये जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे यंगस्टर के लिए, उनकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो। आपको ये बताया जाए कि अगर आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके थ्रू आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, और वो बच्चे जो खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको भी एक रोड मैप दिया जाए ताकि वो एक अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छा परफॉर्म करें फाइनल एग्जाम के अंदर। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास, ठीक है जी। सब चीजें बता दी जाएंगी, आप लोग जल्दबाजी नहीं करिएगा। अगर आप 40 से 50 मिनट्स आज आप मुझे दे देते हैं अपने हमारे, तो आपको हर चीज का आंसर मिल जाएगा इंशाल्लाह। और एंड में जो बातें आपको नहीं आंसर मिले आप क्वेश्चन करिएगा, आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन को एड्रेस किया जाएगा। हमारे जी फैकल्टी मेंबर्स दो हैं, एक मैं हूं, मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, और एक मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड है, बहुत अच्छे कुलीग हैं, मिस्टर मोहसिन अली, वो भी अगेन ऑडिट अकाउंट सर्विस से हैं। थोड़ी देर में वो भी आप लोगों को ज्वाइन करेंगे और वो प्रोफेशनल पार्ट खासतौर पे इनकम टैक्स, एक्साइज एक्ट, सेल्स टैक्स एक्ट उनकी कमांड है, तो वो भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। सैलिएंट फीचर्स ऑफ कोर्स क्या है जी, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टोटल लेक्चर्स होंगे 25 से 30 लेक्चर्स, लेकिन अगेन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि वी बिलीव ऑन कंडीशन बेस्ड अप्रोच इंस्टेड ऑफ टाइम बेस्ड। हम कंडीशन बेस्ड अप्रोच पे बिलीव करते हैं कि आपका जो सिलेबस है कोर्स का, इंग्लिश प्लस प्रोफेशनल सिलेबस, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। चाहे उससे 30 से 4 क्लासेस ज्यादा लग जाए या कम लग जाए, सिलेबस कंप्लीट होने चाहिए, बच्चों को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्पेशल फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वो होना चाहिए। क्योंकि देखें पेपर एमसीक्यूज बेस्ड है, आपको कोई डिटेल क्वेश्चन लिखना नहीं होगा। ये एक एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग होगी वही करेक्ट आंसर को चूज करेगा, जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो अनफॉर्चुनेटली उसके नंबर कम आएंगे और वो रह जाएगा। तो टोटल लेक्चर्स आपको एक अप्रोक्सीमेट दे दिया गया है, लेकिन अगेन मेन ऑब्जेक्टिव है सिलेबस का
कंप्लीट होना। लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगी और उन बच्चों के लिए जो कि ऑफिस वगैरह जाते हैं या जो टफ स्केड्यूल की वजह से ज्वाइन नहीं कर सकते, उनको हर लेक्चर, लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, जो कि टेस्ट के ड्यूरेशन तक होगी जब तक टेस्ट नहीं हो जाता। क्लासेस होंगी जी हमारी फ्राइडे, सैटरडे और संडे वाले दिन, लेकिन अगेन अगर टेस्ट अनाउंस हो जाता है तो फिर हम जल्दी ज्यादा क्लासेस रख के उसको कवर करेंगे। हर प्रोविजन ऑफ मटेरियल किया जाएगा, चाहे वो इंग्लिश हो या प्रोफेशनल हो, आपको तमाम मटेरियल दिया जाएगा इजी लैंग्वेज के अंदर। ये बात याद रखिएगा। जैसे हम अभी कोर्स के जैसे ही हम इस प्रेजेंटेशन को या इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा या मोहसिन आपको बताएंगे, जो ओरिजिनल एक्ट्स हैं, इनकम टैक्स या सेल टैक्स, उनकी वर्डिंग बहुत मुश्किल है और उसको समझना बहुत मुश्किल है। दैट इज व्हाई हमने उसको आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको देना है, ताकि आपकी लैंग्वेज, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इशू हो। देन जी फुल 5 मॉक एग्जाम्स ऑन द पैटर्न ऑफ एफपीएससी बिफोर फाइनल टेस्ट। फाइनल टेस्ट से पहले जी फाइनल टेस्ट से पहले जी आपका जो है वो 5 मॉक एग्जाम होंगे 100 एमसीक्यूज के, जिसमें आपको जो है वो टेस्ट किया जाएगा, आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट किया जाएगा। क्या डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा? अभी तक कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, एमसीक्यूज बेस्ड है और उसके अंदर टॉप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर उनका इंटरव्यू होता है और फिर उनकी एलोकेशन होती है। तो यहां पर कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है कि आप 50 नंबर वाला पास है या 60 नंबर वाला पास है। द आंसर इज नो। आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिनके मैक्सिमम मार्क्स होंगे टॉप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोर्स को इतना लंबा नहीं है, टेक्निकल नेचर का है, प्रोफेशनल नेचर का है, तो इसमें आप जरूर परफॉर्म करें। इसकी लास्ट डेट जो है वो जा चुकी है, अगस्त 16 को लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की। आप लोगों में जिसने रजिस्ट्रेशन करवाई है वो तो आज का सेशन पूरा लें। 16 अगस्त लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। टाइम टेबल क्या होगा जी? रेगुलर क्लासेस, ये मैं स्टार्ट में इसलिए चीजें बता रहा हूं ये एंड वाली, ताकि ये स्टार्ट में हम वंस एंड फॉर ऑल चीजों को क्लियर करें, फिर हम अपनी पढ़ाई की तरफ चले जाएं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और लेक्चर की तरफ चले जाएं। रिकमेंडेड बुक कोई सी भी नहीं है अली वाजिद। ये सारे एक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स एक्ट, एक्साइज टैक्स एक्ट, फेडरल बोर्ड रेवेन्यू के फंक्शंस, रोल्स, फिस्कल डेफिसिट, जिसमें आपको ओरिजिनल बजट, ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे, ओरिजिनल एक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, कोई बुक नहीं। ठीक है, अच्छा जी। अब तो एलिजिबल और नॉट तो नहीं होगा, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपको हो जाएगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर इकोनॉमिक्स वाले थे, मैथ्स वाले थे और 2-3 और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन वो 16 अगस्त डेट निकल चुकी है जी अप्लाई करने की। आगे बढ़ते हैं। टाइम टेबल क्या होगा जी? फ्राइडे, सैटरडे, संडे अभी हमारी जो है वो टाइम टेबल स्टार्ट होगा। 4:30 PM पे क्लास होगी, सैटरडे 3 बजे और संडे वाले दिन अगेन 4:30 बजे। लास्ट डेट है जी रजिस्ट्रेशन की हमारे कोर्स में, वो है 25 अगस्त 2021। अगेन नोट कर लें, 25 अगस्त 2021 ये लास्ट डेट है। उसके बाद से अगर आप ज्वाइन करेंगे आपके लेक्चर मिस होंगे। हमने जब एसपीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कराई थी उसमें 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, लेकिन मसला ये था कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत एंड टाइम पर ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा ना करें, वक्त के ऊपर ज्वाइन करें, स्टार्ट से करें। टेक्निकल प्रिपरेशन है, टेक्निकल चीजों को पढ़ना है ताकि आपको शुरू से चीजों को पता चले, शुरू से चीजों को आपको चीजें समझ में आए। ठीक है जी, तो ये था हमारा पहला पोर्शन, पहला एजेंडा इस प्रेजेंटेशन का, जिसमें मैंने आपको सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कोर्स बताए। लाइव ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, प्रोविजन ऑफ मटेरियल, स्पेशल फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, मॉक एग्जाम एज वेल एज डिस्कशंस। ठीक है जी। नो जी, इंजीनियरिंग एलिजिबल नहीं है। अभी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछे ही नहीं, क्योंकि 16 अगस्त लास्ट डेट तो जा चुकी है ना इसकी। चलें जी, अब आ जाते हैं हम डिस्कशन ऑन सिलेबस। इसका सिलेबस है क्या? अभी हम लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी इसकी, जिसके ऊपर हमने सिलेबस डिस्कस किया था, लेकिन आज हम डिटेल में डिस्कशन ऑन सिलेबस करेंगे। यह है जिसका हमारे पास सिलेबस 100 मार्क्स एमसीक्यूज, 20% of the MCQs consist of English part and 80% of the MCQs consist of the professional part. अगर थोड़ा सा सिलेबस चेंज होता है तो शायद इसके अंदर जीके भी शामिल हो, और अगर जीके भी शामिल होगी तो हम इंशाल्लाह जीके को भी कवर करेंगे। ठीक है जी, तो इंग्लिश का पार्ट है 20 MCQ इंग्लिश में और प्रोफेशनल है 80 MCQs। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इंग्लिश के पार्ट के ऊपर। ठीक है जी,
इंग्लिश के पोर्शन में जो कि 20 एमसीक्यूज है वो फर्दर डिवाइड होंगे दो चीजों में, एक है वोकैब, एक है ग्रामर। ठीक है जी। मैं यहां पे ये आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश में आपने बेस्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि देखिए जो प्रोफेशनल पार्ट होगा, जो टेक्निकल पार्ट होगा वो मुश्किल होगा, वहां पर नंबर स्कोर करना मुश्किल है। अगर आप इंग्लिश में 18 आउट ऑफ 20 या 17 आउट ऑफ 20 गेन कर लेते हैं मार्क्स, आपकी प्रोबेबिलिटी इस टेस्ट को क्वालिफाई करने की बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये नहीं है कि 20% इंग्लिश है तो हमने उसके ऊपर फोकस नहीं करना, हमने उसको प्राइम फोकस करना है इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि हमने वो 20 नंबर मैक्सिमम लेने ही लेने हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश को अगर हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, वोकैबुलरी एज वेल एज ग्रामर को, तो इसके अलावा जो भी टेस्ट होगा, चाहे वो कस्टम्स का हो या सीनियर ऑडिटर का हो, या इसके अलावा जो है वो हमारे पास आईबी का हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हो, ठीक है, ये तमाम जितने भी टेस्ट हैं वहां पर इंग्लिश का पोर्शन हमें अटेम्प्ट करने में, उसको क्वालिफाई करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो वंस एंड फॉर ऑल हम इंग्लिश की अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे, ताकि ये टेस्ट और इसके साथ साथ जो दूसरे टेस्ट हैं उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर सकें, वोकैब और ग्रामर। आइए चलते हैं इसके पहले पार्ट की तरफ, वोकैब में हमें क्या करना चाहिए। यस, आपने अगर एमए इकोनॉमिक्स में किया तो आप एलिजिबल हैं अतीक, अफाक, सॉरी। अच्छा, मेरी बात सुने, ठीक है ना, आप लोग मेरी बात सुने, मैं आप में आखिर में हर एक को जवाब दूंगा, ठीक है जी। पहले पार्ट पे चलते हैं हम, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का आपने पार्ट किस तरह करना है मैं आपको बता देता हूं, मैं बुक भी लाके आपको दिखा देता हूं, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, आपने करना क्या है, आपने जीआरई की बुक लेनी है, ठीक है जी, बैरॉन्स की या जीआरई की कोई भी बुक ले लें, या अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हम आपको वर्ड लिस्ट दे देंगे, और इस जीआरई की वर्ड लिस्ट को रोजाना आपने 1 से 2 घंटा देना है, और 20 से 25 वर्ड्स मेमोराइज करने हैं कि इसकी क्या मीनिंग है, इसके क्या सिनोनिम्स हैं। पहली चीज आपने वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए जो करनी है, ठीक है। पहली चीज जो आपने करनी है वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए, जीआरई की वर्ड लिस्ट लेनी है, और उसके लिए आपने करना यह है कि रोजाना 2 घंटे आपने वोकैब को देने हैं, उसको मेमोराइज करना है, 25 से 30 वर्ड्स रोजाना। और जब आप दूसरे दिन जाएंगे तो उन पहले वाले वर्ड्स को पहले आप रिवाइज करेंगे और फिर नए वर्ड्स करेंगे, पहली टेक्निक। दूसरा टेक्निक क्या करेंगे, एक आप अपना रजिस्टर मेंटेन करेंगे, और आप पूरे दिन में जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोई चीज पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड लगेगा उस रजिस्टर के ऊपर आप नोट करेंगे, और आगे आप जो है वो उसका मायना मीनिंग लिखेंगे, सिनोनिम्स लिखेंगे, एंटोनिम्स लिखेंगे, और आप अपना रजिस्टर भी मेंटेन करते रहेंगे। पहला काम जीआरई की वर्ड लिस्ट रोजाना 2 घंटे, दूसरा काम अपना डेली की बेसिस के ऊपर आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे। तीसरा काम ये करेंगे कि आप क्विज़ेस को अटेम्प्ट करेंगे। किस तरह, ऑनलाइन काफी प्लेटफॉर्म्स है जो हम आपको बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल पाक एमसीक्यूज है, वहां पर जाएं, वोकैबुलरी के क्विज़ेस को अटेम्प्ट करें, और मैं आपको जो है वो कुछ 5 पेपर्स प्रोवाइड करूंगा जो कि आईबी के होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के होंगे, कस्टम्स के होंगे, एफबीआर के होंगे, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के होंगे, एफआईए के होंगे, जिसमें से आप वोकैबुलरी वाला पार्ट अटेम्प्ट करेंगे डेली की बेसिस के ऊपर। देखें, टेस्ट तो एफपीएससी ही ले रहा है, चाहे वो एफआईए का हो, चाहे वो आईबी का हो, चाहे वो डिफरेंट चीजों का हो, तो उन पास पेपर्स में से काफी चीजें रिपीट भी होती हैं और आपको एक आइडिया भी हो जाता है। तो ये 3 चीजें हम डेली की बेसिस के ऊपर करेंगे, ताकि हमारा जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है उसमें हम मैक्सिमम मार्क्स ले आए, ठीक है। वो मैं जी आमिर सलीम मौजूद है, ताकि हम उसमें मैक्सिमम मार्क्स लाएं। और ये वोकैबुलरी याद रखिएगा, जो आप यहां पर करेंगे वो सिर्फ ना आपको इस टेस्ट में काम आएगी, बल्कि तमाम बाकी के टेस्ट में भी काम आएगी, वंस एंड
फॉर ऑल प्रिपरेशन करनी। अपने दिमाग में आज ही से बिठा लें, दिस इज नॉट द प्रिपरेशन ओनली फॉर इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, दिस इज द प्रिपरेशन फॉर एवरी 100 मार्क्स टेस्ट, चाहे वो एफआईए का हो या किसी भी चीज का हो, खास तौर पे जो इंग्लिश का पोर्शन है। तो वोकैबुलरी में 3 चीजें, 2 घंटे जीआरई, अपना रजिस्टर मेंटेन करना है, और क्विज़ेस और पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करने हैं, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एफआईए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कस्टम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट है जी हमारे पास कौन सा पोर्शन, ग्रामर। ठीक है, वो ग्रामर भी आपकी टेस्ट करता है। अब ग्रामर के लिए क्या करना है, ग्रामर के लिए हम लेंगे लेक्चर्स। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, और हर लेक्चर के बाद से आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आप अटेम्प्ट करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ पास्ट पेपर्स भी दिए जाएंगे, या उसके साथ साथ पास्ट पेपर्स भी हम आपको अटेम्प्ट करते रहेंगे, ताकि आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस हो। ग्रामर में क्या क्या चीजें कवर करेंगे, या क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए आप लोगों को, आइए देखते हैं। सबसे पहले जी कॉमन एरर्स काफी पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम कॉमन एरर्स 5 से 6 लेक्चर्स में कवर करेंगे कि एरर इन द यूज ऑफ नाउन, एरर इन द यूज ऑफ प्रोनाउन, एरर इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव, एरर इन द यूज ऑफ टेंसेस, एरर इन द यूज ऑफ एडवर्ब्स, आर्टिकल्स, और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक लेक्चर होगा, उसके साथ उसकी एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाएगी, और उसी के साथ पास्ट पेपर्स भी अटेम्प्ट किए जाएंगे, जो कि एफपीएससी पास्ट में ले चुका है ग्रामर के ऊपर, खासतौर पे जो कॉमन एरर्स पूछे जा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, 5 से 6 लेक्चर्स कॉमन एरर्स पर होंगे। उसके बाद ये सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और क्लॉजेस, अगेन उसकी एक्सरसाइज और कुछ पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस। देन जी कंडीशनल सेंटेंसेस काफी पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, इसको हम डिटेल में करेंगे, टाइप 1 के, टाइप 2 के, टाइप 3 के, फिर कुछ एक्सरसाइजेस और पास्ट पेपर साथ साथ अटेम्प्ट करते जाएंगे। पंक्चुएशन पूछी जाती है, वंस एंड फॉर ऑल आपकी पंक्चुएशन की प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व होगी। एक ही लेक्चर होगा पंक्चुएशन के ऊपर, और फिर उसकी प्रैक्टिस, चाहे वो फुल स्टॉप हो या पॉजेस हो, कॉमा, सेमी कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, पैरेंथेसिस, हाइफेंस, अपॉस्ट्रोफी एंड कोटेशन मार्क्स। देन जी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन पे काफी सवाल आते हैं, इसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसके रूल्स तो थोड़े से कम है, लेकिन अगेन इसके ऊपर लेक्चर होगा, आपको एक जो है वो एक्सरसाइजेस भी दी जाएंगी, और पास्ट पेपर साथ साथ अटेम्प्ट करते रहेंगे। देन जी एनालॉजी, एनालॉजी काफी आती है, 2 वर्ड्स आपको दे दिए जाते हैं और नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, उन 2 वर्ड्स में जो रिलेशन होता है उन्हीं ऑप्शंस को आपने अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, उन्हीं ऑप्शंस को आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो एनालॉजी की भी काफी प्रैक्टिस होगी, और उसके अंदर हम चीजों को अटेम्प्ट करेंगे। एनालॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको अटेम्प्ट करते हुए बड़ा मजा आएगा, एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है, आपका माइंड भी शार्प होता रहता है। ठीक है जी, तो ये चीजें हम ग्रामर के अंदर कवर करेंगे। पहले एक्सटेंसिव लेक्चर्स होंगे, साथ साथ आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाएंगी, और उसके साथ साथ जो तीसरी चीज होगी कि आपको पास्ट पेपर्स की जो चीजें हैं, पास्ट पेपर्स जो आए हैं, चाहे वो एफआईए, आईबी, आईएसआई या किसी भी के भी हो, उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी ग्रामर के स्किल्स शार्पन होते रहे और फाइनल एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करें। इसके लिए जो बुक्स हैं जिनसे हमने ये लेक्चर्स बनाए हुए हैं, ये 3 से 4 बुक्स हैं। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, माइकल स्वान, प्रैक्टिकल यूजिंग लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल एडिशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और रेनल मार्टन, इससे ये हमने जो है वो, और इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय प्रोफेसर आफ्ताब अहमद, ये 4 बुक्स से हमने ये लेक्चर्स बनाए हुए हैं। अगेन अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो ये बहुत 4 बुक्स को डिटेल में पढ़ना बहुत मुश्किल है इस गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, बट अगेन वंस एंड फॉर ऑल आपका ग्रामर का पोर्शन यहां पर कवर हो जाएगा। तो 20 मार्क्स के लिए हम ये इतना सारा एक्सटेंसिव काम करेंगे। ठीक है, वोकैब की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, पास्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, रोजाना 2 से 2.5 घंटे आपने वोकैब पर देने हैं, जीआरई वर्ड लिस्ट, रजिस्टर और क्विज़ेस एंड अटेम्प्टिंग ऑफ पास्ट पेपर्स। ग्रामर लेक्चर्स होंगे, उसके साथ साथ एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाएगी और पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस। दिस इज द पोर्शन ऑफ इंग्लिश जिसके थ्रू हम एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के साथ अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, ताकि हम इंग्लिश के पोर्शन में बेस्ट परफॉर्म कर पाए। ठीक है, इंग्लिश के पोर्शन में जी मैं एलिजिबिलिटी का बताता हूं, आप परेशान ना हो। इंग्लिश के पोर्शन में हम क्या कर पाए, बेस्ट परफॉर्म कर पाए। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आखिर इसके बाद प्रोफेशनल पार्ट पे।
ठीक है जी। इंग्लिश का पोर्शन सब लोगों को समझ में आ गया, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लें, नहीं है तो यस करके बताएं, तो ताकि मैं प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर जाऊं। ठीक है, सब लोग बता दें चैट के ऊपर। चले जी, अब हम चलते हैं प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर। अगेन 80% जो हमारा पार्ट है वो प्रोफेशनल है। ठीक है, पार्ट 2 जो है वो हमारा क्या है? प्रोफेशनल पार्ट है, जिसके में हम प्रोफेशनल पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें से मैं जो आपको चीजें पढ़ाऊंगा वो है आपके सामने फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान एंड फंक्शन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये 3 चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा और बाकी की 3 चीजें मिस्टर मोहसिन आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि अगर एफपीएससी ने इसके अंदर जीके का पार्ट भी इंक्लूड किया और हमें पता चला आखिर में जाके या 1-2 हफ्ते पहले पता चला कि इसके अंदर जीके भी मौजूद है, तो हम आपकी जीके भी कवर कराएंगे। मैंने नोट में लिखा है देयर माइट बी एमसीक्यूज ऑन जीके, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड जनरल साइंस एंड इस्लामियात। अगर हमें पता चला तो ये भी चीज हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे। आइए चलते हैं उन 3 पार्ट्स की तरफ जो मैं आपको कवर कराऊंगा। सबसे पहले है जी फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि कितनी आमदनी हो रही है, यानी रेवेन्यू कितना आ रहा है, और हमारा कितना खर्चा हो रहा है, यानी हमारी एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, तो रेवेन्यू के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें रेवेन्यू रिसीट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से मैं बता देता हूं, फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि एक मुल्क है, वो उसकी आमदनी कितनी है, उसकी कमाई कितनी है जो कि रेवेन्यू है, और उसका खर्चा कितना है यानी एक्सपेंडिचर कितना है, उसके ऊपर बात करेंगे। रेवेन्यू के अंदर मजीद चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू रिसीट है हमारे पास, यानी उसके रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है कि टैक्स से कितना आ रहा है। हमारे पास सेल टैक्स है, हमारे पास इनकम टैक्स है, हमारे पास जनरल सेल टैक्स है, उसके थ्रू कितनी चीजें आ रही हैं। कैपिटल रिसीट होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स से कितना आ रहा है, और कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल टैक्स के अलावा जो पैसा है, आप लाइसेंस जो है वो 4G लाइसेंसिंग की आप जो है वो सेल करते हैं, उससे पैसा आता है। गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी अपनी जो है वो सेल कर देती है, उससे पैसा आ रहा होता है। ठीक है जी, फिर हमारे पास कैपिटल रिसीट्स हैं। कैपिटल रिसीट्स का मतलब होता है जो आप इंटरनली अपने इंटरनल से लोन्स वगैरह ले रहे होते हैं। ये पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा होता हूं। देन एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, यानी आप आईएमएफ वगैरह से बाहर से जो कर्जा ले रहे होते हैं वो कितना है, उसको देखते हैं। और फिर पब्लिक अकाउंट रिसीट है। देन जी एक्सपेंडिचर साइड है हमारे पास, यानी हम खर्चा कितना कर रहा होते हैं, जिसे करंट एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, उसको हम पूरा कवर करेंगे। उसके स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसकी चीजें हमारे पास क्या है। ठीक है जी, करंट एक्सपेंडिचर को मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट से भी बताऊंगा, जो कि 10 फंक्शनल आइटम्स के ऊपर डिवाइडेड है, जिसमें डिफेंस अफेयर्स आता है, सर्विसिंग आती है, पब्लिक ऑर्डर है, इकोनॉमिक अफेयर्स है, हाउसिंग है, कम्युनिटी है, हेल्थ है। फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जिसका मेन पोर्शन कवर होता है पीएसडीपी से, पाकिस्तान सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है जी, नहीं नहीं अली असगर कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आप सबर करें। बजट के ऊपर भी यार फिस्कल पॉलिसी के अंदर ही बजट आ जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डेट मैनेजमेंट की, कि पाकिस्तान का इंटरनल डेट कितना है, पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट कितना है, एक्सटर्नली पाकिस्तान ने कितना बोरो किया है, इंटरनली कितना बोरो किया है। फिर हम बात करेंगे फिस्कल बैलेंस की, कि क्या हमारी कमाई और हमारे खर्चे बराबर है, या हमारा खर्चा ज्यादा है और कमाई कम है, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, या हमारा खर्चा कम है और कमाई ज्यादा है, जिसको हम फिस्कल सरप्लस कहते हैं। इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात की जाएगी। और इसी में फिस्कल पॉलिसी के अंदर मैं आपको डिटेल डिस्कशन ऑन फेडरल बजट और इकोनॉमिक सर्वे बताऊंगा, कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ बताऊंगा। आपको मेन डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं टिप्स के ऊपर चीजें याद कर दूंगा, क्योंकि ये चीजें मैंने पहले से ही बना के रखी हुई। हमारे जब सीएसएस के कोर्स होते हैं, सीएसएस की करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के जो अभी 6 बैच चल रहा है, उनको तो बड़ी डिटेल में पढ़ाते हैं। तो देखिए, मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस कराऊंगा इकोनॉमिक सर्वे का, बजट का, प्रोजेक्शंस के साथ, कि आने वाले
वाले वक्त में क्या होने वाला है, जीडीपी कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी है, सारी चीजें, डायरेक्ट टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, ग्रोथ कितनी है वेरियस सेक्टर्स की, और मिसलिनियस फीचर्स क्या है, इनको डिटेल में इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी एक क्लास होगी बजट इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, और इसको काफी इंशाल्लाह हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। तो फिस्कल पॉलिसी में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने जाएंगे, पहले हम रेवेन्यू साइड को कवर करेंगे, रेवेन्यू रसीद, कैपिटल रसीद, अकाउंट, पब्लिक अकाउंट रसीद, एक्सटर्नल सोर्सेज, देन एक्सपेंडिचर साइड जिसमें करंट एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, देन टैक्स की बात करेंगे, और फिर आखिर में फेडरल बजट को और इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल के अंदर डिस्कस किया जाएगा। दूसरा पोर्शन जो मैं आपको करूंगा, अच्छा ये इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों ने खुद से पढ़ना है तो आप ये चीजें कवर करेंगे, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको, चाहे आप मेरा सेशन ज्वाइन करें या किसी भी और प्लेटफॉर्म को करें, ये एक टेक्निकल कोर्स है एफबीआर का, इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन, तो आप कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जरूर ज्वाइन करें। ये खुद से आप पढ़ने बैठेंगे, काफी टेक्निकल कंफ्यूजिंग चीजें हैं, आप मसले में ही रहेंगे। ठीक है, कि फिजिकल डेफिसिट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, ट्रेड डेफिसिट क्या है, ठीक है जी, इंटरनल डेट क्या है, एक्सटर्नल डेट क्या है, काफी कंफ्यूजिंग चीजें हैं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन करें, खुद से करेंगे अगेन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मसला होगा आप लोगों को। देन जी हम जाएंगे टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, टैक्सेस पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि टैक्सेस हमारे पास कितनी है। ठीक है जी, टैक्सेस की बात करेंगे, उसके अंदर हमारे पास फेडरल टैक्सेस आ जाती हैं और प्रोविंसेस टैक्सेस आ जाती हैं। फेडरल टैक्सेस के अंदर हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेशन है, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। डायरेक्ट टैक्सेशन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन किसे कहते हैं, पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेशन ज्यादा है या इनडायरेक्ट टैक्सेशन ज्यादा है, उसके ऊपर बात करेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस में फॉर एग्जांपल हमारे पास इनकम टैक्स आ जाता है, वर्कर वेलफेयर फंड आ जाता है, कैपिटल वैल्यू टैक्स आ जाता है, इसके अलावा जो है वो एक और विदहोल्डिंग टैक्स आ जाता है। फिर जो है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हमारे पास कस्टम्स ड्यूटीज है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, सेल टैक्स है। इन दोनों को, इन चीजों को इसके नंबर्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। फिर हमारे पास जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स किस किस चीज के ऊपर होगा, कहां कहां पर लगेगा, वो मोहसिन जो मेरे दोस्त है मिस्टर मोहसिन, वो आपको मजीद चीजों को इसके ऊपर बताएंगे। फिर स्लैब्स कितने हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे की जो है वो 4 लाख रुपए तनख्वाह है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। फिर 4 लाख से 6 लाख रुपए तनख्वाह है तो कितना टैक्स होगा, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वो चीजें आपको बताई जाएंगी। कस्टम्स ड्यूटीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। और फिर प्रोविंशियल टैक्सेस के बारे में बात होगी, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स है, एक्साइज ड्यूटीज है, स्टैंप ड्यूटीज है, मोटर व्हीकल्स है, और फिर अदर टैक्सेस आ जाएंगे। एंड देन लास्ट में जो हम डिस्कशन इसके अंदर करेंगे वो है टैक्स रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान टू इंक्रीज द टैक्स नेट। गवर्नमेंट ने बहुत सारे पिछले 2 साल में, जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू रिफॉर्म द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। शबर जैदी को भी लेकर आए, उन्होंने काफी काम किया, काफी पोस्टिंग्स हुई, उसके अंदर क्या क्या चीजें हुई। एनआईसी की शर्त आई थी, अगर आपको याद हो, लेकर आए थे ताकि जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, ग्रे इकोनॉमी जिसको कहते हैं, वो क्या होती है, उसको फॉर्मलाइज किया जाए। टैक्स स्लैब्स लेकर आए, वो भी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि वो क्या थी। इसी के साथ साथ आपको याद हो, नॉन फाइलर को उन्होंने शर्त रख दी थी कि वो गाड़ी नहीं खरीद सकते, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, उसके लिए भी बैकलैश आया। उसके टैक्स रिफॉर्म्स के भी ऊपर बात करेंगे, उसके लीगल प्रोसीजर्स क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर टैक्स कर लिया जाए, क्या नहीं किया जाए, उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में बात की जाएगी। टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान के साथ, ये मेरे शॉर्ट पॉइंटर नोट्स मेरे पास हैं, जिसमें से मैं आपको देखकर चीजों को बता रहा हूं। अच्छा जी, तो टैक्सेस आपको समझ में आया कि पहले टैक्सेस इन पाकिस्तान में होते किस तरह के, वो पढ़ेंगे। फेडरल टैक्सेस, प्रोविंशियल टैक्सेस, फेडरल टैक्सेस को मजीद डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, दोनों को डिटेल में पढ़ा जाएगा। इनकम टैक्स का पूरा पार्ट मिस्टर मोहसिन कवर करेंगे, और फिर प्रोविंशियल टैक्सेस में आएंगे, उसको कवर करेंगे, और फिर टैक्स रिफॉर्म्स की बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर है जी हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कदरे आसान पोर्शन है, सिंपल है, बट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का क्योंकि टेस्ट है, उसी के इंस्पेक्टर का टेस्ट है, तो आपको उसके बारे में चीजों को पता होना चाहिए। हमेशा कहा जाता है कि जिस भी जॉब की इंटरव्यू के लिए जाओ या टेस्ट के लिए जाओ, उसके बारे में जान कर जाओ, उसके बारे में आपको पता
होनी चाहिए ईच एंड एवरीथिंग। तो एफबीआर पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसकी लीगल बेसिस पढ़ेंगे कि भाई लीगल बेसिस क्या है एफबीआर के, ठीक है जी। फंक्शंस ऑफ एफबीआर क्या है हमारे पास, उसको हम देखेंगे, ठीक है जी। लीगल बेसिस क्या है, कौन से सेक्शंस इसको डील करते हैं, लीगल बेसिस को प्रोवाइड करते हैं, फंक्शंस क्या है इसके, और ब्रीफ हिस्ट्री क्या है एफबीआर की। इंशाल्लाह इस पोर्शन में वो चीज कवर करी जाएगी। तो ये तीन चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करेंगे हम फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान से, बजट और इकोनॉमिक सर्वे बात करूंगा, देन रेवेन्यू साइड, एक्सपेंडिचर साइड, डेट मैनेजमेंट, फिर हम मूव करेंगे टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर, फिर हम मूव करेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, हर चीज के साथ आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको चीजें रिटेन करने में आसानी हो। क्या करने में आसानी हो, चीजें आपको रिटेन करने में आसानी हो, आपको मटेरियल प्रोवाइड इंशाल्लाह किया जाएगा। इससे पहले कि मैं मिस्टर मोहसिन को लेक्चर दूं, जो कि वो आगे के 3 पार्ट्स कवर कराएंगे, इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज एक्ट और सेल टैक्स, और आपको डिटेल में बारे में बताएं, मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कोर्स की जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 25 अगस्त है। जरूर इसको ज्वाइन करें, जरूर अपने आप को रजिस्टर करें। चलें जी, अब हम चलते हैं सर मोहसिन की तरफ, जो कि मेरे ख्याल में अवेलेबल है। मैं उनको एक सेकंड दीजिएगा। मोहसिन, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? मैं देख लेता हूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आगा। आई होप आई एम क्लियर। यस यस, आपको आपकी आवाज भी आ रही है, आपको वीडियो भी आ रही है। तो मोहसिन, आप यहाँ से आप कंटिन्यू करें। आप अपने जो है वो प्रोफेशनल पार्ट, यानी इनकम टैक्स, जो कि सबसे मुश्किल पार्ट है, मैं तमाम बच्चों को बता पाऊँ, इट इज नॉट इजी। तो अब सर आपको बताएंगे काफी चीजों के बारे में। मोहसिन, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू आगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। थैंक यू कि आप लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया, और मैं आगा साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये जो 16 ग्रेड की इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है जब हम उसको कंपेयर करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से, सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस से। क्योंकि जो भी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंस्पेक्टर की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जाएगा वहां पे, जाके छापे मारेगा, जाके चीजों को मैनेज करेगा और देखेगा कि ये जो टैक्स इसने पे किया है, क्या वेदर इट इज इन अकॉर्डेंस विद द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और नॉट। ठीक है, तो उसे ना उसकी प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए इनकम टैक्स को लेके, वो बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ होनी चाहिए, प्रोफाउंड होनी चाहिए। और इसीलिए ऑलमोस्ट जो प्रोबेबिलिटी है, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, वो यही है कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जब टेस्ट कंडक्ट करेगा तो उसका ज्यादा से ज्यादा फोकस होगा प्रोफेशनल एग्जाम के ऊपर। बाकी जिस तरीके से आगा साहब ने कहा कि इंग्लिश और ये, तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देंगे, क्योंकि हर किसी को यही मालूम है यहाँ पे कि भाई प्रोफेशनली अगर वो साउंड होंगे तभी उनको इंस्पेक्टर की जॉब मिलेगी। और सिंस क्योंकि ये इंस्पेक्टर की जॉब बहुत ही ज्यादा एक रिकग्नाइज्ड पोस्ट है विद इन एफपीआर, क्योंकि ये काम उसका ही होता है। ठीक है, वही रिपोर्ट कर रहा होता है असिस्टेंट कमिश्नर को, जो कि सीएसएस करके आ रहे होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लग रहे होते हैं एफपीआर के अंदर या इनलैंड रेवेन्यू के अंदर, तो उनका काम ही होता है। अब मतलब ये तो एक थी मतलब कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात, लेकिन यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैं क्यों आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ाऊंगा, मतलब कि मेरा क्या रोल है। क्योंकि मैं तो हूं, मैं किससे बिलोंग करता हूं, मैं पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस से बिलोंग करता हूं। 48 कॉमन मेरा मेन कॉमन है, ठीक है, जो 2019 एग्जाम की बेसिस के ऊपर है। और इसके अलावा जो है मैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो पास कर चुका हूँ। और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं, जो वन लाइनर एग्जाम्स हैं, उन सबको बहुत ज्यादा पास कर चुका हूँ। तो इसलिए मुझे इनकी जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो थॉट प्रोसेस है कि वो किस तरीके से उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करना है, उसके ऊपर जो है ना वो कमांड हासिल होगी। क्योंकि मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर मैंने बार बार अपने एग्जाम्स जो है ना वो वन लाइन एग्जाम्स को क्लियर किया है। तो उसी चीज को, उसी बैकग्राउंड के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सारा का सारा पढ़ाऊंगा कि। और ये भी बात यहाँ पे नोट करना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर 242 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 14 स्केड्यूल्स हैं।
तो सारे के सारे तो कंडक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। और इसलिए जिस तरीके से हमने मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी रिसेंटली तकरीबन 2 वीक्स पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस का एग्जाम दिया है, क्योंकि हमारी जो एसटीपी है उसके अंदर पूरा का पूरा इसका एक सब्जेक्ट है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के पैसे होते हैं वो तो ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के अंडर आते हैं, कि उसको जितना भी अकाउंटेबिलिटी उसकी होगी या जितने भी अकाउंट्स मैनेज होंगे वो सारे के सारे होंगे पीडब्ल्यूएस के थ्रू। तो वहां पे जितने भी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे दिए जा रहे हैं, डोल आउट किए जा रहे हैं टूवर्ड्स बिजनेसेस या टूवर्ड्स पीपल या टूवर्ड्स अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, उन सब के अंदर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का जितना भी कंपोनेंट है वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमने उसको मैनेज करना है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे आपने बजट वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस क्लियर है जी, वॉइस क्लियर है मोहसिन, वॉइस क्लियर। थैंक यू। अच्छा, तो उसके अंदर क्या है कि हमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कोई भी ऐसा जो टैक्स है जो कि गवर्नमेंट का बनता है तो वो हमारे परव्यू से ना बाहर ना जा सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम उस टैक्स को डिडक्ट ही ना करें। तो उसकी वजह से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है मेरी और आगा साहब की, वो बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अच्छी है, और उसी चीज के ऊपर रख के हम चाहते हैं कि जो हमने सीखा है वो आप लोगों को बताएं। अब हम आप लोगों को ये नहीं कह रहे कि आप जो है वो नेसेसरली हमारे सेशन को ज्वाइन करें, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला इस ओरिएंटेशन सेशन के अंदर इतना तैयार कर दूंगा कि आप लोग जब खुद भी बैठे हैं, अगर खुद भी अगर तैयारी करना चाहें तो आप खुद भी इसको तैयार कर सकते हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, वो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो चीजें जितनी अंडरस्टैंडिंग हमारे लेक्चर से होगी, क्योंकि वो ज्यादा होगी कंपैरेटिवली, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है लॉ की वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। उस कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को हमने क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करके आपके थॉट प्रोसेस के अंदर उस चीज को इंडल्ज करवा देना है, ठीक है, ताकि आपके सामने जैसे ही वन लाइनर एमसीक्यू है तो आपका माइंड जो है वो फौरन क्लिक करे कि इसका आंसर तो यही होगा, इसके अलावा इसका आंसर नहीं होगा। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस इंजेक्ट करना है वो हमारा इस सेशन का जो मेन मकसद है वो ये है। अच्छा, अब मैं प्रोफेशनल जो हमारा एग्जाम है उसकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। अब आप मेरे सामने ये जो है ना ये देख सकते हैं कि जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, उसके सेक्शंस भी बताए हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 242 सेक्शंस हैं, उसके अंदर से जो लिमिटेड सेक्शंस हमने, जो हमारे पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन चाहता है कि जिससे एग्जाम कंडक्ट करे, वो हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिए हैं। मतलब कि अब टैक्सेबल इनकम है। सबसे पहला जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का काम है वो तो यही जानना है ना कि देखो इनकम, किस इनकम के ऊपर टैक्सेस लगेंगे, ठीक है। अगर हमें यही नहीं पता कि कौन सी इनकम के ऊपर टैक्सेस लगेंगे तो हम टैक्स चार्ज कैसे करेंगे, तो उससे रिलेटेड जितने सेक्शंस होंगे हमने उसको पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि कितनी इनकम इस बंदे की, एक बंदे की होनी चाहिए कि जिसके बाद टैक्सेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 4 लाख होगी, 5 लाख होगी, 6 लाख होगी, ठीक है। मतलब कि और उसके बाद जो रेट्स हैं, तरीके से 12 लाख के बाद कोई और रेट स्टार्ट हो जाता है, 18 लाख के बाद कोई और रेट स्टार्ट हो जाता है, 28 लाख के बाद, 25 लाख के बाद कोई और रेट स्टार्ट हो जाता है, 50 लाख के बाद कोई और रेट स्टार्ट हो जाता है। तो उसके सारे रेट्स क्या होंगे, ठीक है। और वो रेट्स आपके लिए यहाँ पे इसलिए पर्टिनेंट है कि उसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्योंकि एक इंस्पेक्टर से वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जब वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ रहा है तो वो उसको इंटेलिजेंटली पढ़ रहा है, उसको ये पता है कि भाई एक जो स्टार्टिंग इनकम है उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, ठीक है, या एक जो स्लैब है उसके अंदर कितना टैक्स लगेगा। तो हमने उन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अब जब इनकम आ गई हमारे पास तो हमने ये भी देखना है इनकम के अंदर कि इनकम कहां से, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब कि वो इनकम ओरिजिनेट कहां से हो रही है, ठीक है। वो इनकम ओरिजिनेट हो रही है आपकी एम्प्लॉयमेंट से, कि आप एक एम्प्लॉयड पर्सन है और आपके पास सैलरी आ रही है, वेजेस आ रही है, रेम्यूनरेशन आ रही है, और उसकी बेस के ऊपर आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। वो टैक्स डिडक्ट कहां पे होगा, ठीक है, वो आपने खुद सबमिट कराना है, या मतलब कि वो टैक्स जो है आपने खुद जाके गवर्नमेंट की किटी के अंदर सबमिट कराना है, या तो वो सोर्स के ऊपर ही डिडक्ट हो जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं कि आप में से कुछ लोग जो होंगे वो जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो एक समझे कि एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर है, उसकी तनख्वाह है तकरीबन 80,000 रुपए, उसका कोई 9,60,000 रुपए सालाना जो है उसकी सैलरी बन रही है। तो उसका जो टैक्स है उसका एम्प्लॉयर ही डिडक्ट कर लेगा, ठीक है, एट सोर्स। मतलब कि जब उसको वो पैसे दे रहा होगा 80,000, तो उसमें से बोलेगा कि भाई आपका फॉर इंस्टेंस 100 रुपए टैक्स आपका 1200 रुपए टैक्स बनता है सालाना, ठीक है। तो हर महीने आपके में आपकी जो सैलरी है उसमें से 100 रुपए टैक्स जो है वो डिडक्ट करके आपको मिलेगा। मतलब कि आपको मिलेंगे 79,900 रुपीज, 80,000 आपको नहीं मिलेंगी। ये किस ऑर्डिनेंस, ये कौन सा प्रोसीजर है, ठीक है। हमने किस तरीके से इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को कवर करना है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास जहां से भी घुमा फिरा के आपके पास वो वन लाइनर एमसीक्यू दे दे,
ठीक है, जो मेकर सेटर ऑफ द पेपर है, आपको उसका आंसर आना चाहिए। इसी तरीके से अगर एम्प्लॉयमेंट एक इनकम का सोर्स है तो बिजनेस भी इनकम का एक सोर्स है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब बहुत सारे किस्म के बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी है, सर्विसेज भी है, ठीक है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपका जो है, आप कोई सिर्फ वैल्यू एडिशन कर रहे होंगे, ठीक है। एक सर्विसेज वाला होगा जो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने कौन कौन से बिजनेस जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कवर करता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे रिलेटेड आर्टिकल 15, 15A और 16 है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो 15, 15A एंड 16 है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आता है। ये एक और हेड है किसका, जो कि आपकी इनकम को कैटेगराइज करता है, कि मतलब कि आपने एक प्रॉपर्टी लेके छोड़ी हुई है जिसके अंदर से आप जो है ना रेंट आप उसका वसूल कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, ठीक है। या आपने कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट की है, ठीक है, तो उसके अंदर जो कैपिटल गेन हुआ है तो वो भी एक हेड ऑफ इनकम है, ठीक है, जिससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं या जितने भी क्लॉजेस हैं वो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो हम उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरीके से अब जो इनकम आ रही है फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, फ्रॉम प्रॉपर्टी, फ्रॉम बिजनेसेस, फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इसके अलावा जो भी आपकी इनकम आ रही है, ठीक है, उसको आपने कैसे कैटेगराइज करना है, उसको आपने बोलना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, जो कि 5 के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम देखें फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जब हमें ये मालूम हो जाएगा, हम इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करते चले जाएंगे, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे, हम इसको देखेंगे एग्जेम्पशंस कौन कौन सी अलाउड है। मतलब कि एक बिजनेस है, वो अपनी मशीनरी खरीद रहा है अभी, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगी, तो वो डेप्रिसिएशन को हमने किस तरीके से डिडक्ट करना है। इसी तरीके से कोई बिजनेस है, तो बिजनेस यूं तो नहीं हो सकता ना कि वो एक कंटिन्यूसली ना वो प्रॉफिट आ रही है, प्रॉफिट मिल रहा है उसको, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता, उसके पास कभी लॉस भी आएगा, तो उस लॉस को किस तरीके से हमने मैनेज करना है, ठीक है। अगर वो अगले साल भी लॉस कर रहा है तो उसको हमने किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। अच्छा, कोई सेक्टर इस तरह के होंगे जिसके अंदर गवर्नमेंट चाहती होगी कि उस सेक्टर्स को उठाए वो, मतलब कि सर्विसेज सेक्टर है अगर आईटी की जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है पूरा का पूरा, उसके अंदर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है कि इस सेक्टर को वो अपग्रेड करे, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा उसको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो इसलिए उसको वो जो है ना वो इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहती है, ठीक है। तो उसके अंदर किस तरीके से उसने टैक्स क्रेडिट देने, मतलब कि अगर एक बंदे का गवर्नमेंट बोलती है कि भाई अगर आप आईटी सर्विसेज से अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको अगर 17% या 15% दूसरे लोग टैक्स दे रहे हैं दूसरे सेक्टर से, तो जो आईटी की एक्सपोर्ट है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको 5% टैक्स देना है, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है, वो जो डिडक्टिव जो टैक्स क्रेडिट है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। सेकंड, आई होप आई एम नाउ ऑडिबल, ठीक है। चलें, लेट्स स्टार्ट जहां पे हम थे। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि भाई आपने टैक्स क्रेडिट्स गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से देगी, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजों को हमने पढ़ना कि कौन कौन से रेलेवेंट क्लॉजेस हैं, रेलेवेंट सेक्शंस हैं जो कि डील कर रहे हैं इन सारी चीजों से, ठीक है, ताकि उसके ऊपर भी मेन चीज ये है ना कि गवर्नमेंट अब रिसेंटली अगर फाइनेंस सेक्टर हम देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी हमने चीजें जिसके अंदर है कि टैक्स क्रेडिट मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो सर्टनली आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा जो सेटर है पेपर का कि भाई वो बताए आप, ठीक। तो हमने उसके ऊपर भी क्या है, हमने उसको भी अंडरस्टैंड करना है। इसी तरीके से मैंने फाइलिंग ऑफ अपील्स, मतलब कि एक टैक्स पेयर है, उसने अपना टैक्स जो है वो सबमिट करा दिया, ठीक है, लेकिन एफबीआर के जो ऑफिशियल्स हैं वो समझते हैं कि इन्होंने टैक्स सही नहीं सबमिट कराया, तो उन्होंने उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी है। तो जब उन्होंने पेनल्टी लगाई है तो उसके खिलाफ जो है ना जो टैक्स पेयर है वो अपील में जाना चाहता है, वो बोलता है कि देखो मेरे साथ जो जिन्होंने टैक्स जो इंपोज किया है वो सही नहीं है, ठीक है, मैं इसको कंटेस्ट करूंगा, ठीक है। तो वो फिर कहां जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, कितना टाइम लिमिट होगी, क्या ड्यूरेशन होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी आपको कहां पे मालूम होंगी, वो आपको फाइलिंग ऑफ अपील्स के ऊपर मालूम होंगी। और इसी तरीके से फिर कलेक्शन क्या है,
फिर रिकवरी क्या होगी, किस तरीके से होगी टैक्सेस की, मॉनिटरिंग कैसे होगी, ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है, उसको किस तरीके से डिडक्ट करते हैं, इन सारी निटी-ग्रिटीज को हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली हम पूरी क्लासेस के अंदर कवर करते चले जाएंगे। मतलब कि हम टैक्सेबल इनकम को कवर करेंगे, हम हेड्स ऑफ इनकम को कवर करेंगे, हम एग्जाम्पशंस एंड कंसेशंस को कवर करेंगे। जो हमारा छोटा टॉपिक होगा कंपैरेटिवली, हम उसको एक सेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगा और आपको सिंप्लीफाई लैंग्वेज के अंदर चीजें करके बताता चला जाऊंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। और इस तरीके से हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इन सारी चीजों को कवर अप कर लेंगे। और यही हमारा तरीकेकार होगा किसके अंदर, सेल्स टैक्स के अंदर, ठीक है, कि सेल्स टैक्स किन लोगों के ऊपर लगेगा, ठीक है, वो कौन से रिटेलर्स हैं जिन्होंने कितना सेल्स टैक्स भरना है, ठीक है। अगर वो सेल्स टैक्स नहीं भर रहे तो उसके ऊपर क्या होगा। मतलब कि अगर आपने रिसेंटली सुना हो शौकत तरीन साहब को, तो शौकत तरीन साहब ने क्या बोला कि हम इंसेंटिव्स देंगे कंज्यूमर्स को कि जब वो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं तो उनको क्या है कि वो पक्की रसीद लें, क्योंकि दो किस्म की रसीद होती हैं सेल्स टैक्स की। एक रसीद तो वो होती है जो आपको वो ला के देता है और बिल बताता है उसके अंदर, और उसके अंदर टैक्स लिखा होता है, वो आपसे वो ले लेता है, फिर वो जाके उसको पंच कराता है कहां पे, अपने सिस्टम के अंदर, और फिर उस सिस्टम से एक और रसीद जनरेट होती है जो कि बेसिकली बताती है कि आपने वाकई ही यू पेड सेल्स टैक्स, ठीक है। और वो जो वाकई आपने सेल्स टैक्स पे किया होता है ना, जो फाइनल रिसीट मिलती है, सेकंड रिसीट जिसको बोलते हैं, वो जो है ना वो फाइनेंशियल फैकल्टी के किटी के अंदर जाकर सबमिट होते हैं पैसे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम ये इंश्योर करेंगे कि हम कंज्यूमर्स को बोलें कि आप वो वाली जो रिसीट है वो लें, ताकि जो सेल्स टैक्स की इवेजन हो रही है वो ना हो सके, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा जो हम सेल्स टैक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशंस को हम देख लेंगे। हम देखेंगे भाई, और अगर फॉर एग्जांपल एक रिटेलर है और वो सही तरीके से अपना सेल्स टैक्स सबमिट नहीं करा रहा, तो उसका ऑडिट कैसे होगा, उसका असेसमेंट कैसे होगा। अच्छा, हम ये इनपुट कॉस्ट जो है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो सेल्स टैक्स अदा कर रहा है, तो उसकी इनपुट कॉस्ट भी एक होती है ना, क्योंकि आउटपुट के ऊपर लगता है हमेशा सेल्स टैक्स। तो इनपुट के ऊपर, इनपुट को कैसे उन्होंने डिडक्ट करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। अच्छा, सेल्स के ऊपर, अब ये पूरे पूरे रेवेन्यू के ऊपर सेल्स टैक्स लग रहा है, तो वो रेवेन्यू की असेसमेंट कैसे होगी, क्या वो रेवेन्यू अपने सही शो करा रहा है नहीं करा रहा। इसी तरीके से फिर उसकी लीगल निटिग्रिटीज क्या है, ठीक है, अपील्स कैसे होंगी, कोई मसला हो जाता है, इन सारी चीजों को भी हम कवर अप करेंगे। इतना टू द एक्सटेंट जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा इन वन लाइनर एग्जाम। अच्छा, तो अब मैं आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें आप लोगों को पता लग जाए कि कैसे आपने जो है पढ़ना है, या हमारा पढ़ाने का आपको अंदाज क्या होगा। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो हर साल उसको अमेंड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स, क्योंकि एक इनकम टैक्स जो है ना वो इवॉल्व होता रहता है। क्यों इवॉल्व होता रहता है, क्योंकि देखिए इनकम टैक्स इवेजन होती है, ठीक है। कोई भी इंसान, कोई भी जो इंडिविजुअल है, सिटीजन है, वो ये चाहता है कि वो टैक्स को इवेड करे, ठीक है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये बोले बड़ी खुशी खुशी जो है ना वो टैक्स जाके दे दे, ठीक है। और ये भले एक मिडिल इनकम हो, ठीक है, एक एसएमई बिजनेसमैन हो, या जो है ना वो फेसबुक का ओनर हो, ठीक है। वॉरेन बुफे को अगर आप देखेंगे तो कई दफा उसने जो टैक्स है वो अपने सेक्रेटरी से कम टैक्स अदा किया है उसने, ठीक है। तो टैक्स को बचाने की चीजें होती रहती हैं। अब क्या होता है कि लोग नए नए तरीकेकार ढूंढते रहते हैं और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उन लूप होल्स को प्लग करती चली जाती है, ठीक है। तो ये दिस इज अ रिएक्टिव पॉलिसी, और ये सिर्फ यहां पे पाकिस्तान में रिएक्टिव पॉलिसी नहीं होती इनकम टैक्स को लेके, ये पूरी दुनिया के अंदर इनकम टैक्स की यही पॉलिसी होती है, क्योंकि काम इतना ज्यादा होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को लगा रहे होते हैं वहीं पे जहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। So when IRR test conducted, what do you mean by this? Come again. Second, और बाकी आप यहाँ पे नोट डाउन करते चले जाएं अपने सवाल जो हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड करता चला जाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मुझे थोड़ा बीच में थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करते चलाऊंगा। बाकी 2-3 सवाल और आ जाएंगे तो फिर मैं आपको भी रिस्पॉन्ड कर दूंगा जब आप इसको कंप्लीट तौर पर एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि 242 सेक्शंस हैं इसके अंदर, 14 स्केड्यूल्स हैं। अब 242 जो सेक्शन जो ऐड हुआ है वो इस मर्तबा ऐड हुआ है, जिसके बारे में मैं जाके आपसे आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऑल राइट, इनकम टैक्स रूल्स जो हैं वो 2002 के अंदर आए हैं।
अच्छा, एफबीआर के सर्कुलर्स हैं, कोर्ट जजमेंट्स है। अब ये क्या है, इनकम टैक्स रूल्स क्या हैं, सर्कुलर्स क्या हैं, जजमेंट्स क्या हैं? देखिए, इनकम टैक्स जो है वो बेसिकली मजमुआ है बहुत सारे डिफरेंट लॉज का, सर्कुलर्स का, जजमेंट्स का। क्योंकि इनकम टैक्स एक पार्लियामेंट तो बना के दे देती है इनकम टैक्स, लेकिन वो इवॉल्व होता रहता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो उस एवोल्यूशन के अंदर किस किस चीजों का पार्ट है, उसके अंदर आपके क्या है, आपके रूल्स हैं, आपके सर्कुलर्स हैं, आपकी जजमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इनकम टैक्स है आपका, ये एक्सटेंड होगा टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको पता है कि ये होल ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो जीबी या कश्मीर आएगा, हाँ आएगा, लेकिन उसके लिए हमने अलग से इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए हैं। ठीक है, ताकि हम वहां से भी इनकम टैक्स वगैरह को कलेक्ट कर सकें। अच्छा, इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ओवरराइडिंग इफेक्ट से मतलब ये है कि 2001 से पहले जितने भी लॉज थे जो इनकम टैक्स से रिलेटेड थे, उन सबको ओवरराइड कर देगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है, मतलब कि अगर वो सवाल में पूछ लेता है कि क्या इसका कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ठीक है, मतलब तो मैं बोलूंगा यस। ठीक है, ताकि वो लिख सकता है यस, नो, समवॉट, आई डोंट नो, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो इसमें से आप क्या बोलेंगे, यस। अच्छा, वेट अ सेकंड। अच्छा, अब फाइनेंस एक्ट जो है, अब मैंने आप फाइनेंस एक्ट ने क्या किया 2021 के, हर साल ये जो बजट जो आता है वो फाइनेंस एक्ट उसको कहा जाता है, ताकि उसके अंदर जितनी भी नेटिग्रिटीज हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर 3 किस्म के ऑर्डिनेंस को इनकॉर्पोरेट किया गया फाइनेंस एक्ट के अंदर, ताकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को क्या किया जा सके, मॉडिफाई किया जा सके। तो उसके अंदर आया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है, 2001। उसके अंदर ये जो आपकी जो डेडलाइंस अवेलेबल होती हैं किनके पास, आपके टैक्स पेयर्स के पास, उनको एक्सटेंड करना था। तो उससे रिलेटेड आपने क्या किया, ऑर्डिनेंस लेकर आया। अच्छा, और इसी से रिलेटेड जो प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन पैकेज जो दिया था, उसके रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उसको भी इनकॉर्पोरेट करना था, उसको भी एक लीगल कवर देना था। ठीक है, तो उसके लिए भी ये ऑर्डिनेंस लेकर आया गया, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2001। फिर इसी तरीके से टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2001 लेकर आया गया, जिसके अंदर क्या करना था कि इंसेंटिव्स देने थे, जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना लोग, ठीक है, उनको भी ये देना था। इसी तरीके से जो ई व्हीकल्स के ऊपर ड्यूटीज को वेव ऑफ करना था, ठीक है, उनके टैक्सेस को खत्म करना था, इन सारी चीजों के ऊपर। और इसी तरीके से फिर आखिरी है कि जिसके अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर को कुछ जो टैक्स क्रेडिट्स दिए हुए थे पहले, उनको विड्रॉ करना था, उसके लिए भी ये चीजें इनकॉर्पोरेट की गई फाइनेंस एक्ट के अंदर, ताकि हम उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को खत्म कर सकें। अच्छा, अब ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये मालूम करना है कि भाई टैक्स क्या होता है, टैक्स किसके अंदर इंपोज होगा, ठीक है, इन सारी चीजों को भी हमने देखना है। ठीक है, जो कि मैं आपको सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ाता चला जाऊंगा। इसी तरीके से नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर क्या होता है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या होती है, ठीक है, बोर्ड क्या होता है, कमिश्नर क्या होता है, ठीक है, डिडक्टेबल अलाउंस क्या होते हैं, असेसमेंट ईयर क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट क्या होती है, ठीक है, जो 1924 का बोर्ड था वो उसको किसने रिप्लेस किया और कैसे रिप्लेस किया और क्यों रिप्लेस किया। ठीक है, इन सारी चीजों को हम इस तरीके से हम चलते करते चले जाएंगे। ऑफिसर ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू, एडीसी है, डीसी है, एसी है, डीटीओ है, ठीक है, ऑडिट ऑफिसर है, इस तरह से। और ये सारे के सारे सेक्शन जो है ना वो मैं आपको यहाँ पे इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप जब आप जाके जब ये सेशन खत्म होगा तो आप एक काम करिएगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को डाउनलोड कीजिएगा एफबीआर की वेबसाइट से, और फिर जब आप उसकी लैंग्वेज को देखेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है लॉ की। तो मैंने आपको क्या किया कि ये इसीलिए लैंग्वेज यहाँ पे कुछ चीजों की लिख भी दी है कि जो चीजें आसान है वो आपको एज इट इज समझ में आ जाए, जो चीजें आसान नहीं है वो आपको उसके लिए हम दूसरी चीजें वन लाइनर चीजें देंगे। ठीक है, फिर आपके पास एपेलेट ट्रिब्यूनल है कि उसका क्या रोल है, किस सेक्शन के अंदर उसको डील किया जाता है। ठीक है, फिर बिजनेस का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब कि वो ट्रेड का बिजनेस, उसके अंदर कौन कौन से प्रोफेशंस आ जाते हैं। ठीक है, फिर एम्प्लॉय क्या होगा, एम्प्लॉयर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, चीफ कमिश्नर क्या है, एफबीआर रिफंड सेटलमेंट कंपनी लिमिटेड क्या है, ठीक है, ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होती है, काइबोर क्या है, आइरिस क्या है, आईटी सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज इंकॉर्पोरेट होंगी। ठीक है, अच्छा, एक ये सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 114, ये बताता है कि आपको वो कौन कौन से बंदे हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जिनको रिटर्न फाइल करना है। हर कंपनी को रिटर्न फाइल करना है, हर इंसान को, हर जो रेजिडेंट पर्सन है पाकिस्तान के अंदर उसको भी आपने क्या करना है, उसने भी रिटर्न फाइल कराना है। ठीक है, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी करना है, इसी तरीके से वेलफेयर इंस्टीट्यूट को भी करना है। वो सारे के सारे बंदे जिनके पास, जिन्होंने 2 पिछले सालों के अंदर, प्रीसीडिंग ईयर्स के अंदर टैक्स जमा करवाया था, रिटर्न फाइल करवाया था,
ठीक है, उनको भी रिटर्न फाइल करवाना है इस साल भी। जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है 250 स्क्वायर यार्ड्स की, या उसके पास एक म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर है, उसके पास एक घर है, ठीक है, या इस्लामाबाद में है या कैंटोनमेंट है, उसके ऊपर भी लाजिम मलजूम है कि वो रिटर्न फाइल कराएगा, ठीक है। अच्छा, और इस तरीके से मैं आपको आगे बताऊंगा, इस पूरे सेक्शन को डिफाइन करूंगा जब हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, कि कौन से बंदे हैं जिनके पास 1000 सीसी की गाड़ी होगी या उससे ज्यादा की गाड़ी होगी। ये इस तरह की चीजें मैंने आपको सिखानी है इसके अंदर। फिर कमिश्नर जो है उसकी क्या पावर है कि वो 12 महीने का टैक्स जो है, टैक्स रिटर्न उसको कॉल फॉर कर सकता है, या 12 माह से ज्यादा की जो रिटर्न है, ठीक है, उसको वो कॉल फॉर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, वो कौन से लोग हैं जो कि रिटर्न फाइल नहीं कराएंगे, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद मैं जो है, दिस इज ओवर टू मिस्टर आगा शहरियार, ठीक है, और वो आपको फिर आगे बताएंगे सारी चीजें। थैंक यू सो मच। Oh, thank you very much, Mohsin, for conducting such a comprehensive session and covering almost all the things which are important for the preparation of Inspector Inland Revenue. काफी बच्चों को इस टाइम पे थोड़ा सा घबराहट भी हुई होगी क्योंकि काफी टेक्निकल चीजें थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये चीजें कवर होंगी, बट आपको सिर्फ ये पता हो, जैसे मोहसिन ने भी कहा कि जैसे सेक्शन 114 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे देखिए कितना इजी करके मोहसिन ने आपके लिए स्लाइड्स बनाई भी थी कि भाई विडो नहीं दे सकती, वो उसको टैक्स फाइल कराने की, रिटर्न फाइल कराने की जरूरत नहीं है, डिसेबल पर्सन को नहीं है। लेकिन आप ओरिजिनल जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे, यकीन माने इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड दैट लैंग्वेज दैट इज रिटन इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये वाकई ही बहुत मुश्किल है ओरिजिनल लैंग्वेज को समझना, पर अगर आप समझ सकते हैं इट्स अप टू यू। बट आपको आसान लैंग्वेज में समझाएंगे क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं है, एमसीक्यूज टेस्ट है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, उन चीजों को हम आसान लैंग्वेज में आपको करेंगे। आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड। आखिरी बात, लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज अगस्त 25, 2021। किसी भी बच्चे को कोई फीस का मसला है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, इंशाल्लाह उसको कर दिया जाएगा। डेट्स, हमारी पहली क्लास होगी जी फ्राइडे को, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्राइडे वाले दिन ये लिखा हुआ जी, अगस्त 27 फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इंग्लिश और प्रोफेशनल पार्ट दोनों हम साथ साथ चलाएंगे। काफी बच्चों ने पूछा था कि सर टेस्ट कब होगा, तकरीबन 2 से 3 महीने बाद होता है आफ्टर क्लोजिंग डेट, और हमें यकीन माने 2 से 3 महीने चाहिए इस टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करने के लिए। फीस क्या है जी इस पूरे कोर्स की, ये मैं लिख देता हूं चैट के ऊपर। मैंने चैट के ऊपर फीस पूरी लिख दी है, ठीक है जी। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख देता हूं, किसी को भी रजिस्ट्रेशन करानी है फील फ्री टू कांटेक्ट अस, रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यह है कि पहले दिन से ज्वाइन करें, ठीक है। कोई फीस का इशू है बता दें, यू कैन सबमिट आफ्टर फ्यू डेज, बट काइंडली ज्वाइन फ्रॉम द डे वन से ज्वाइन करें। कोई भी किसी को इशू है, फील फ्री टू आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चले जी, अब आप लोगों के क्वेश्चन लेते हैं। मेरे ख्याल में अब्दुल कादिर लाशारी का क्वेश्चन है, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। जी अब्दुल, पूछें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन एक तो ये कि जो मेरी ग्रेजुएशन है 2 इयर्स ग्रेजुएशन है कॉमर्स में, ठीक है, तो एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा ये कि जो एज जो होती है रिलैक्सेशन वो कितनी होती है इसमें, क्योंकि मैंने अप्लाई किया, मैंने कोई प्रॉपर चैनल के जरिए मतलब एज रिलैक्सेशन का कोई वो लेटर वगैरह नहीं लिया हुआ ना डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो क्यों नहीं लिया आपने? सर एक्चुअली वहाँ तो रिक्वायर्ड नहीं कर रही ना अभी, एफपीएससी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन उसमें तो नहीं हो रहा है। तो अच्छा, मैं अगर ठीक है, समझ गया
समझ गया अब्दुल कादिर, थैंक यू जी, थैंक यू। सभात का भी साथ साथ क्वेश्चन ले लेते हैं जी। सभात पूछें जी, सभात पूछें जी, आप सवाल। मुझे आपकी जी, आवाज अस्सलाम नहीं आ वालेकुम। रही जी। वालेकुम सलाम। हेलो। जी सर जी, मेरा आपकी ये आवाज सवाल है। है कि सर ये जो कॉमर्स और स्टेटिक्स या लॉ पे जो ये चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये जो सीटें हैं ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, मतलब कि कितनी हैं, किस किस कैटेगरी के लिए, लॉ के लिए, स्टेटिक के लिए या कॉमर्स के लिए? ठीक है सभात, ये आपका भी क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। ठीक है सभात, मैं आपको आपका क्वेश्चन करता हूं, पहले इन 2 क्वेश्चन के आंसर कर दूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि सर एज कितनी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एड पढ़ूं तो एड में आपके सामने क्लियरली लिखा हुआ है कि एज लिमिटेड 20 to 28 ईयर्स। ठीक है, प्लस 5 इयर्स जनरल रिलैक्सेशन इन अपर लिमिट। 5 इयर्स जनरल रिलैक्सेशन भी आपको दी गई है अपर एज लिमिट में, यानी 28 + 5 33 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई 33 इयर्स। ठीक है, अप्लाई आप कर सकते हैं इस एज में। अच्छा, दूसरा सवाल था सबाहत का। सबाहत ने पूछा सर इस जो सीट से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी, क्या ये डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी या कि कैसे होगी। सबाहत में आपको बता दूं, ये एफपीएससी ने किया है तो ये कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है जी, कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता देता हूं। टोटल सीट्स है जी टोटल सीट्स जो है वो हमारे पास 492 है, जिसमें से जो है वो ओपन मेरिट जो है वो 37 है, पंजाब की 245 है, सिंध रूरल की 56 है, सिंध अर्बन की 38 है, केपी की 56 है, बलूचिस्तान की 35 है, और हमारे पास एक्स फाटा की 15 है, जीबी की 5 और एजेके की 10 है। तो ये कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अब्दुल का एक सवाल था कि सर कौन कौन से डिग्री वाले अलाउड है वंस एंड फॉर ऑल। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी डिग्री वाले हैं। एक मिनट जी आइएगा, आ जाए मैं आ रहा हूं। अच्छा जी, कौन कौन से डिग्री वाले अलाउड है मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, क्लियरली सुन लें आप लोग। इसके अंदर सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, अब यहां पर भी कंफ्यूजन है, काफी जगह बैचलर्स डिग्री 14 इयर्स की भी है, 16 इयर्स की भी है। तो अगर आपके पास 14 इयर्स की भी बैचलर्स डिग्री है तो वो काउंट होगी। तो बैचलर्स डिग्री हो किन सब्जेक्ट्स के अंदर जरा वो सुन लें, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉ। ठीक है, सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर्स डिग्रीज विद इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियर अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब आके सवाल लेते हैं। वसीम खान पूछ रहे हैं सर कोर्स टेस्ट से पहले सारा कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसकी गारंटी मैं आपको लेता हूं। नहीं भी होगा तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। इसके बाद हम लेते हैं फरहीन बानो का सवाल। जी फरहीन पूछें। फरहीन सवाल पूछे जी। फरहीन आप अपना माइक अनम्यूट करें, साइड पर ऑप्शन होगा, माइक अनम्यूट करें, मैंने आपको इजाजत दे दी है। एनी चार्जेस फॉर मटेरियल व्हेन इट विल बी प्रोवाइडेड। मटेरियल का कोई फायदा नहीं है, चार्जेस मटेरियल के नहीं है, चार्जेस पूरे कोर्स के हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। जी फरहीन पूछे। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलें जी आगे बढ़ते हैं। जी जी मैं आपको इजाजत देता हूं। इसके बाद जी हमारी बारी है आकिब आमिर। आकिब आमिर पूछें जी। सर मेरा सवाल ये है कि रजिस्टर कैसे करना है कोर्स के लिए। जी मैं आपको बता, मैंने व्हाट्सएप नंबर आकिब शेयर कर दिया है, आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर 0343237430 ठीक है जी। फिर से मैंने लिख दिया, एंड में मैं दोबारा भी लिख दूंगा। INA कोई है, पता नहीं INA का पूरा नाम क्या है। जी पूछे जी, क्वेश्चन पूछे।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताएं जी। इनायत सर। इनायत जी, इनायत पूछे। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने किया है बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस फ्रॉम सीबीएम। ठीक है, एम आई ठीक है। एलिजिबल और बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस देखें, अब इसके अंदर कॉमर्स तो लिखा हुआ है, तो इसका एक काम करें इनायत, आप एफपीएससी कॉल करें और फाइनल उनसे पूछ लें, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग लिखा नहीं है लेकिन बिजनेस साइड लिखा हुआ है, कॉमर्स लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। तो आप श्योरिटी के लिए मैं आपको बोल दूं आप एलिजिबल है, फाइनल में ना हो फिर आप तैयारी भी कर ले तो फिर आप मुझे बोलेंगे कि सर आपने क्यों कहा। आप एफपीएससी कॉल करें और वहां से पूछें, और अगर वो कॉल नहीं उठा रहे या कुछ ऐसा मसला है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं भी किसी सेक्शन ऑफिसर से कॉल करके पूछ लूंगा। ठीक है? ओके सर, अनदर क्वेश्चन सर। जी जी सर इट्स माय फर्स्ट टाइम, मैं पहली दफा एफपीएससी में जो है वन पेपर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक मुझे है। सुनने में ये आया कि इंग्लिश कट ऑफ आपको कंपल्सरीली क्लियर करना होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कट ऑफ वट ऑफ कुछ नहीं है। इसके अंदर मसला ये होता है कि टोटल मार्क्स होंगे, ठीक है, टोटल मार्क्स 20-80 होंगे। आपको जो है वो यहाँ पे कोई अलग अलग पोर्शन पास नहीं करना होगा, 100 में से मार्क्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल उनका क्राइटेरिया ये है कि हम शुरू के 1000 बच्चे उठाएंगे, ठीक है, या 800 बच्चे उठाएंगे, तो वो टॉप 800 बच्चे उठा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने टॉप 800 बच्चे उठाए तो जो आखिरी 800 बच्चा आया उसके मार्क्स है 63, तो 63 के नीचे जितने बच्चे होंगे वो फिर उनको क्वालिफाई नहीं होंगे, वो डिस्क्वालिफाई हो सर ये तमाम जाएंगे। ठीक है ना? जैसे सीनियर ऑडिटर ने सब के लिए सब जो ओपन कंपटीशन की सबके यही, सबके ओपन कंपटीशन में यही। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, वेलकम जी, वेलकम। अच्छा, हुसैन हाकिम पूछे जी सवाल, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं जी। हुसैन हाकिम का सवाल है। जी वालेकुम सलाम। आपकी आवाज नहीं आ रही जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं। हुसैन आप लिख कर पूछ लें, आप जो है ना हुसैन आप जो है वो लिख कर पूछ लें, ठीक है, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, आप लिख कर पूछें। जी आफाक सवाल पूछे जी, आफाक अहमद जलाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने बीकॉम किया हुआ है 2 इयर्स, यानी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन में मैं। ठीक है, बैचलर ठीक है से आपका, ठीक है, आपका बैचलर्स आप एलिजिबल है। ठीक तो है। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंडली दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो ये क्लास की टाइमिंग्स हैं, चलिए ये तो हर बात की बात की है, लेकिन फिर भी एक, क्योंकि मैं आर्टिकल्स भी कर रहा हूँ साथ एक सीए फर्म में, ठीक है, तो मेरे लिए ठीक फ्राइडे को है, टाइमिंग यानी 4:30 बजे जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको पता है। ठीक अगर है, ये सही है। लेट आवर्स में, फ्राइडे को सिर्फ लेट आवर्स में हो जाए, बाकी 2 दिन जिस तरह से चल रहा है उस तरह से हाँ नहीं, लेकिन इसके लिए, इसी के लिए आफाक, जैसे आपकी प्रॉब्लम है ना, इसी तरह काफी बच्चों का इश्यू होता है टाइमिंग्स का, किसी की मॉर्निंग, कोई शिफ्टिंग में नौकरी करता है, कुछ किसी, इसीलिए हमने जो एक फीचर रखा है ना, वो आप अगर देखें यहाँ पर, तो हमने एक फीचर यहाँ पे रखा हुआ है कि रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी लाइव लेक्चर, आपको हर लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप फ्राइडे की क्लास नहीं भी ज्वाइन कर पाए तो आप वापस आए आराम से घर में, 9-10 बजे आप रिकॉर्डिंग सुने, और सैटरडे वाली क्लास में उससे पहले उस क्लास में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस पर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, फिर हम क्लास आगे कर लेंगे। तभी हमने ये रिकॉर्डिंग का फीचर रखा है, ताकि उन बच्चों के लिए जो जिनकी शिफ्टिंग में नौकरी या किसी भी वजह से क्लास नहीं कर सकते तो उनके लिए हो। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू बहुत। अच्छा, आप महरीन और सैयद गौर कब से बोल रहे हैं, इनका सवाल लेते हैं। पहले हम महरीन का सवाल ले लेते हैं जी। जी पूछे जी महरीन। महरीन, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा जोर से बोले। नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। ताहिर अशफान पूछ रहे सर कोई फीस है। जी ताहिर, मैंने फीस ऑलरेडी बता दिया है सबको लिखकर कि फीस कितनी है। ठीक है, 8,000 रुपीज पूरे कोर्स की फीस है, जिसमें हर चीज शामिल है। 8,000 रुपीज जी पूरी कोर्स। मेरीन आप चैट पे लग के पूछे सवाल, ठीक है। अच्छा जी, हुसैन हाकिम पूछने सर, I belong to Gilgit Baltistan area. I want to ask you what is the uppermost age limit for me to be eligible for this position. Also, what preparatory material should I require for better prepare for this assessment? What preparing material should I require? अच्छा हुसैन हाकिम, मैंने आपको बताया 28 + 5 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं,
और प्रिपरेटरी मटेरियल वही सारी चीजें जो हम आपको पढ़ाएंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको आसान लैंग्वेज में प्रोवाइड करेंगे, वोकैबुलरी के टेस्ट दूंगा, ग्रामर से रिलेटेड जो पास पेपर्स में चीजें हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, सेल टैक्स आसान लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा, फिस्कल डेफिसिट आपको समझाया जाएगा, बजट, इकोनॉमिक सर्वे के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें चीजें आपको बताई जाएंगी। मिनिमम कितनी स्टडी करनी होगी सफात? इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितनी स्टडी करें उतना अच्छा है। जो भी हम आपको समझाएं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस ठीक है, बाकी सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कोई रट्टे की चीज कभी भी नहीं होगी। अच्छा जी, सैयद गौहर ने पहले भी पूछा था, इससे मैं पूछ लेता हूं। फीस स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूं 2-3 दफा, एंड में भी जाते आते बता दूंगा। पासिंग मार्क्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे किंजा, ये है ओपन कंपटीशन है तो ओपन कंपटीशन में होगा। जी सैयद गौहर पूछे जी, सईद गौहर, सॉरी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आई एम फ्रॉम नॉर्थ में गिलगित बल्तिस्तान से, और मैंने एमएससी की है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से, और करंटली मैं एमफिल कर रहा हूँ वहाँ से। ठीक है। तो सर सवाल मेरा ये था कि जो प्रोफेशनल जो एरिया जो टेस्ट हमने कवर करना है उसके अंदर सवाल मोस्टली आर्टिकल से रिलेटेड आते हैं या फिर ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें कैलकुलेशंस से मुतल्लिक कुछ पूछेंगे, या कोई मिक्स होगा आर्टिकल्स का भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का भी? ये मैंने आपसे पूछना था सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरह का क्वेश्चन आएगा। इस टाइम पे मेरे पास पास्ट पेपर्स तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि The Federal Excise Act 2005 has how many chapters? ठीक है, इस तरह का वो पूछ लेता है। इसी तरह अगर मैं इनकम टैक्स से बनाऊं, व्हाट इज द इनिशियल पीरियड इन द केस द अपील लाइज टू द कमिश्नर? कमिश्नर के पास कितने दिन होते हैं केस को डील करने के लिए? ठीक है। इसी के साथ साथ एक और एमसीक्यूज मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल चैप्टर 5 ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 डील्स विद डैश। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो काफी चीजें हैं लेकिन हमें तैयार पूरा करना है जैसा कि मैंने आपको बताया, ताकि हम उसको आंसर कर पाए। ठीक है जी। अच्छा, और किसका क्वेश्चन है यहाँ पर? महरीन के क्वेश्चन का जवाब देते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट आई हैव डन बीबीए बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बट आई हैव अ जॉब एक्सपीरियंस, देयर इज अ गैप ऑफ 2 years आफ्टर माय स्टडी, इट इज पॉसिबल देयर इज अ गैप विल अफेक्ट आफ्टर रिजल्ट? नो, कोई मसला नहीं है जी, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आए, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करें, बस खत्म। गैप है नहीं है, ये चीजें मैटर नहीं करती। अच्छा जी, हुसैन हाकिम पूछ रहे हैं, सर भाई आई गेस अपर एज लिमिट फॉर जीबी स्टूडेंट्स मोर देन दैट फॉर द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि जीबी, वो तो आपकी बात सही है, बलूचिस्तान और जीबी को 2 साल और देते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरल रिलैक्सेशन ही 5 साल दे दी, तो अब आप और क्या चाहते हैं? अच्छा, एक और ने किसी ने क्वेश्चन किया है, उनका नाम मेंशन नहीं है। सर आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड IIR 2001, आई हैव 2 क्वालिफिकेशंस, वन इज 4 years इन इंजीनियर, सेकंड बीएससी साइंस, एम आई एलिजिबल? देखिए दोनों चीजें लिखी हुई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कॉमर्स है, लॉ है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कहीं पर इंजीनियरिंग और बीएससी साइंस नहीं लिखा हुआ। अगेन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एफपीएससी को कॉल करें, उससे ये क्लैरिफिकेशन ले लें। मेरे ख्याल से एलिजिबल नहीं है, लेकिन मैं हाँ या ना में क्लियरली जवाब नहीं दे सकता। आप पूछे, नहीं है, नहीं फोन उठा रहे, मुझसे राब्ता करें, मैं किस हिसाब से पूछे बता दूंगा। अच्छा जी, मैं 2.5 जीपीए सेकंड डिवीजन में आता है, सेकंड डिवीजन लिखा हुआ है जी यहाँ पर। क्वालिफिकेशन में अगर मैं देखूं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ग्रेड सेकंड क्लास और ग्रेड सी, हाँ बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। 2.45 जीपीए पे आप बिल्कुल एलिजिबल है। मैथमेटिक्स नहीं है सर, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन अगेन आप मैं फोन करके पूछ लें, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स तकरीबन मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं। मिस्टर इमरान अली बोल रहे हैं, सर मेरा तो आंसर दें प्लीज। मिस्टर इमरान अली आपने कहा दी, मैंने दे दिया आंसर। ठीक है, इसके अलावा हम क्वेश्चन लेते हैं जी। सैयद कायम अली जैदी पूछे जी। सैयद कायम अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था, मेरी एज जो 33 इयर्स हुई है, लेकिन मैं गवर्नमेंट परमिट एम्प्लॉय भी हूँ साथ में 1 ईयर तक मेरा, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? आपकी 33 इयर्स हो चुकी है, 32 इयर्स। 33 ईयर गवर्नमेंट परमिट एम्प्लॉय भी हूँ सर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी। अभी आपकी एज कितनी है? अभी 33 चल रही है अभी। अच्छा, अगेन जैदी, जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है वहां पे ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय परमानेंट उसको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। वहां पे सिर्फ ये लिखा है जनरल रिलैक्सेशन है 5 इयर्स की लिमिट के ऊपर। ये जितनी टेक्निकल बातें हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा,
यू हैव टू कंफर्म फ्रॉम एफपीएससी ना, ये चीजें आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन क्लियरली अगर मैं एडवर्टाइजमेंट पे जाऊं तो द आंसर इज नो, सिर्फ 5 ईयर अपर एज लिमिट है, 32-33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बट रूल है, जैसे फॉर एग्जांपल सीएसएस के अंदर होता है कि जिसके पास फेडरल जॉब होती है परमानेंट, उसको 2 साल की एज लिमिट दे दी जाती है। मे बी एफपीएससी का यही रोल यहाँ पर अप्लाई हो। मैं आपको श्योरिटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ यस और नो नहीं कह रहा। मैं आपको ये कहूंगा कि आप जैसे ही कल मंडे वाले दिन पहली फुर्सत में एफपीएससी को कॉल करें, वो सिंपल आपको कनेक्ट करेंगे पर्टिकुलर सेक्शन से, वो आपको आसानी से जवाब दे देंगे। मिस्टर इमरान अली भुट्टो पूछें जी। इमरान अली भुट्टो जी सवाल पूछें अगर आपके पास कोई है तो। जी बीबीए मार्केटिंग एलिजिबल है जी, इमरान अली बीबीए मार्केटिंग एलिजिबल है। कयूम अली जैदी हो चुका। अब्दुल कादिर लाशारी, कोई सवाल है जी आपका, पूछें जी। फरियाल में आपका जवाब देता हूं। अब्दुल कादिर का मेरे ख्याल में कोई सवाल नहीं है। अच्छा, टेस्ट कब होगा? नॉर्मली क्लोजिंग डेट के 2 से 3 महीने बाद टेस्ट होता है। तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। लेकिन काइंडली 25 अगस्त से क्लासेस जरूर ज्वाइन कर लें, लेट ना करिएगा। लास्ट पॉइंट यह है कि कोई दूसरा बैच नहीं होगा, वंस एंड फॉर ऑल एक ही बैच है, उसकी एक्सटेंसिव होगा। उसमें जो बच्चे आएंगे वेल एंड गुड, जो बच्चे नहीं आएंगे देन बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। अच्छा जी, अब इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। आई थिंक एक्सटेंसिव लेक्चर था, मैंने आपको बताई सारी चीजें जो हमसे हो सकी। मोहसिन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। 2-3 पॉइंट्स आखिर में क्लियर करता हूं। कोर्स की लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन है 25 अगस्त। कोर्स की फुल फीस है जी हमारे पास, हर चीज मिलाकर, क्योंकि बहुत टेक्निकल कोर्स है, इसकी फुल फीस है 8000। जिन बच्चों को कोई फीस का मसला है या आप कुछ भी है वो राब्ता करें। और क्लासेस स्टार्ट है हमारी फ्राइडे से, ठीक है जी। सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू जो इस सेशन को ज्वाइन करेंगे। बेस्ट लक फॉर देम, जो है वो बेस्ट लक फॉर देम जो खुद से तैयारी कर रहे हैं। फ्री टाइम एक्सटेंशन आप राब्ता करें, अब्दुल कादिर आप राब्ता करें। मैंने पहले ही बोला है कि फीस एक्सटेंशन किसी को 1 तारीख को फीस देनी है, जो भी देनी है, ठीक है, किसी का फीस का जो भी इशू है, आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता करें, इंशाल्लाह जो है वो आपको आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द रेगुलर क्लास। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।